स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके पश्चात प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है पिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन सरल प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु जान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। आज संवाई क्लासेस में धनंजय कुमार सिंह, श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, श्रीमती मंजू गुप्ता, M.K. यादव जी का स्वागत है। हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान के से अटैच हैं, उनसे संबद्ध हैं और हम लोग उनके उद्देश्य को आगे लेकर चल रहे हैं। हमने वहां के मनीषियों से जो शिक्षण ग्रहण किया है उसको हम आगे वितरण करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। वो मनीषी हमारे हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हमारे मनीषी हैं श्री JP अग्रवाल जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस्पस के, और तीसरे एपेक्स बॉडी के जो चेयरमैन हैं SS सराफ सर। इन सब मनीषियों से और अपने अन्य गुरुओं से जो हमने शिक्षा ग्रहण किया है उसको हम अपने समवाई फाउंडेशन के माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत अपने लोगों के बीच और उनके माध्यम से जनता में जन जन में फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम शिक्षा और चिकित्सा दोनों को शामिल करते हैं और इसके माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो आज की तिथि में हम पहले आयुर्वेदिक के बारे में चर्चा करेंगे।
आयुर्वेदिक में हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि हमारे 10 उत्पत्ति सिद्धांत, उसमें कैसे हम लोगों ने 10 द्रव्यों की जो हमारे यहाँ परिकल्पना है दर्शन के हिसाब से, चरक संहिता में, आयुर्वेद में, उसको हम लोगों ने बताया। और एक तम को हमको बाना था। आयुर्वेद ने 9 महाभूत और तत्वों द्रव्यों की बात की थी। एक्यूप्रेशर संस्थान ने, जो एसपस संस्थान है, उसने एक द्रव्य तम को भी इसमें शामिल किया और इस प्रकार 10 हो गए। 10 होने में चिकित्सा में आसानी भी हो गई है और उसमें 10 उंगलियों में हम लोगों ने सब ऑर्गन्स को स्थापित कर दिया है। तो इस प्रकार अनंत ऊर्जा को, ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा है, अनंत द्रव्य है। उन अनंत द्रव्यों की अनंत ऊर्जाओं को हम लोगों ने 10 द्रव्यों में और 10 ऊर्जाओं में ट्रांसफर, समाहित करने की प्रयास किया है दर्शन के आधार पर, और चिकित्सा में इसका उपयोग बहुत अच्छा पाया गया है। तो भौतिक 5 महाभूत कहे गए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और 5 हमारे द्रव्य हैं जिनको हम बात करते हैं पराभौतिक। वो पराभौतिक क्या है? काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। तो अब ये भौतिक क्या है? भौतिक विस्तारवादी है, और अंत में जो उसका पराभौतिक में आत्मा है, आत्मा सूक्ष्मतम है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है वह आत्मा है। और इधर आकाश, आकाश बहुत विस्तारशील है। तो एक तरफ भौतिक द्रव्य है, तत्व महाभूत है, वो महाभूत क्या है? विस्तार, उनमें बहुत विस्तारशील है यानी स्थूल है। और अंत में सूक्ष्म कौन है? आत्मा। यानी स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा इन 10 द्रव्यों के माध्यम से है। 5 महाभूत और 5 द्रव्यों के माध्यम से सूक्ष्म की यात्रा है, स्थूल से सूक्ष्म। अब इस महायात्रा में क्या हुआ? इस महायात्रा में ये जो द्रव्य हैं, ये जो 5 महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये आपस में भी सहयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज, जब हम मानते हैं कि पूरा शरीर हमारा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और काल, दिशा, मन, आत्मा, तम से सबसे भरा हुआ है, सबसे बना हुआ है और सबके संयोग से बना हुआ है, तो यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से, या एक महाभूत दूसरे महाभूत से संपर्क कर रहा है। और वो उस यात्रा में जो स्थूल से सूक्ष्म तक यात्रा है, उसमें एक बल क्रिएट किया आपस में संयोग करके। ये बल हुए वात, पित्त और कफ। इन्हें दोष कहा गया। क्यों दोष कहा गया? क्योंकि यह माना गया था, आयुर्वेद में यह माना गया था कि जो हमारा शरीर है वह इन बलों के, वात, पित्त, कफ और यही नहीं अन्य धातुओं, इन सबका संयोगवाही है। संयोगवाही सबको माने सबको शामिल कर रहा है अपने में, और सबको शामिल करने के साथ यह, और उसमें चेतना धातु है। तो चेतना धातु इस शरीर में अधिकार पूर्वक प्रविष्ट हो गया है। और ये शरीर हमारा वात, पित्त, कफ, 3 बल, ये नहीं बल्कि इन दोषों का, इनको दोष कहा गया था, इन दोषों का, मल का और धातुओं का, इनका संयोगवाही है, यानी इनको साथ लेके चल रहा है, उसे शरीर कहा गया। यानी शरीर में ये सब बल शामिल है। वात, पित्त, कफ भी है, 2 धातुएं भी हैं, 7 धातुएं कही गई हैं, और मल भी। तो इन सब के साथ हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। ये मूल है, ये सब मूल है। तो ये अब आज हम चर्चा करते हैं दोष। क्योंकि दोष, इन्होंने कहा कि दोष क्या है? अगर ये वात, पित्त, कफ जो बल के रूप में है, इनको बल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनकी ताकत से ही हमारे शरीर में बहुत सी शारीरिक क्रियाएं होती हैं। लेकिन ये दोष कब है? अगर ये एक दूसरे के साथ उचित मात्रा में उचित संयोग नहीं करते हैं, यानी उनका अनुपात सही नहीं होता है, तो ये क्या होता है? ये विपरीत प्रभाव देने लगते हैं। तो इनको
इनका क्या होना चाहिए, इनको बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये संतुलित अवस्था में है तो ये बल है, और अगर संतुलित अवस्था में नहीं है तो ये दोष के रूप में। इस रूप में हम इसको देखेंगे। तो अब 3 बल कहे गए, वात है, पित्त है, कफ है। तो एक क्या हुआ इस प्रक्रिया में, जो स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा थी, उसमें आपस में 3 ये जब पंच महाभूतों ने आपस में सहयोग किया और आकाश और वायु ने मिलकर वात बनाया। क्यों आकाश और वायु? आप देखें कि आकाश और वायु दोनों का अलग अलग स्वभाव है। आकाश तो बहुत विस्तारशील है, बहुत विस्तारशील है। वायु उतनी विस्तारशील नहीं है, लेकिन आकाश जहां स्थिर के रूप में है, क्रियाशीलता उसमें न्यूनतम के रूप में है, वहां वायु की क्रियाशीलता बहुत अधिक है। तो वायु, आकाश ने और एक दूसरे ने, वायु ने आपस में सहयोग किया और वात बनाया। तो अब जब कभी हम वात की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वात में आकाश और वायु में वायु प्रबल है। अर्थात कभी वात की बात आएगी तो हमको वायु पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा, ये उसका अर्थ हो गया। इस दृष्टिकोण से ही बता दे रहा हूं कि आकाश और वायु में जब भी कभी वात की बात आएगी तो वात में वायु प्रबल है। इसलिए जब कभी वात की गड़बड़ी होगी, वात का विचलन होगा, वात का बैलेंस नहीं होगा, तो यानी वायु पर हमको अधिक ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि आकाश में ध्यान नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वायु पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि कौन अधिक इफेक्टिव है? इफेक्टिव कौन है? इफेक्टिव वायु। उसी तरह अग्नि और जल ने, अब देखिए बिना संयोग के, जैसे हम लोग कहते हैं रक्त की बात करते हैं, तो रक्त में अग्नि भी है, जल भी है। क्यों? उसमें ठोस भी है और जल भी है। जल लगभग 55% है और लगभग 45% हमारा उसमें ठोस है। तो यानी पित्त में, उसी तरह पित्त में क्या है? जल और अग्नि दोनों शामिल है। पित्त माने वो ऐसी चीज है जो अग्नि को, जब आप आगे पढ़ेंगे उसको, तो अग्नि और जल मिलकर पित्त बनाते हैं। तो यानी पित्त का कभी दोष आएगा, या पित्त की दोष आने का अर्थ कि बैलेंस फॉर्म में नहीं है। तो अग्नि चूंकि प्रबल है, जल उतना प्रबल नहीं है, अग्नि प्रबल है, तो अग्नि पर ध्यान देना होगा। अब जल और पृथ्वी मिल करके तो 5 हमारे पंच महाभूत है। देखिए आकाश, वायु, फिर अग्नि और जल पृथ्वी के साथ मिला। तो जल और पृथ्वी मिलकर कफ बल की किया। और ये कफ बल अगर संतुलित नहीं है, अगर संतुलित अवस्था में नहीं है, तो यह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, समस्या करेगा, बीमार कर देगा। तो अब हमको जब कभी कफ की बात आएगी तो जल और पृथ्वी में कफ कौन है? पृथ्वी कौन है? पृथ्वी स्थिर है, इसलिए पृथ्वी पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए इस रूपों में अभी चिकित्सा को एक साथ समझने की कोशिश है। अब हम लोग अलग अलग बात की बात कर रहे हैं। ये एक संक्षेप में आपको दिया जा रहा है, इसलिए इसका सेमेस्टर 2 में आप अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन बात ये एक आपको ये समझ में आ जाए कि ये बल जो क्रिएट हुए हैं, ये किन किन द्रव्यों के माध्यम से, किन किन पंच महाभूतों के माध्यम से ये शामिल हुए हैं। तो अब आकाश क्या है? सृष्टि में विस्तृत और सर्वव्यापक है। कितना विस्तारशील है आप कल्पना नहीं कर सकते। हर रूप में आपको स्थापित है। सूक्ष्म भी है, वो कई छोटे जगह पर जा सकता है, लेकिन उसका आकाश का जो रूप है वो विस्तारवादी है। तो व्यापकता सर्वाधिक है, क्रियाशीलता न्यूनतम है, बहुत क्रियाशील नहीं है। आकाश में आप बहुत अधिक क्रियाशीलता नहीं देखेंगे। वायु उसके विपरीत क्या है? बगल में आकाश से दूसरा क्या है? वायु में आकाश तत्व भी है, लेकिन वायु का जो है क्रियाशीलता सर्वाधिक है। वायु केवल मन की गति बहुत तेज है, वायु की गति उससे कम है, लेकिन वायु बहुत अधिक प्रभावशाली है। और वायु के कारण ही आप देखेंगे, वायु के कारण क्या क्या होता है। आपको तूफान आ जाते हैं, बवंडर आ जाते हैं, पूरा का पूरा जो है सुनामी आ जाती है, तूफान, पेड़ उखड़ जाते हैं, पर्वत नष्ट हो जाते हैं। तो इन सब का कारण जो है वायु है। तो यह क्या है? वायु सक्रियता के कारण जानी जाती है, आकाश अपनी कम क्रियाशीलता के कारण जानी जाती है। तो दोनों का समन्वय हो गया। दोनों ने एक दूसरे के नेचर के उतना विपरीत है, काफी विपरीत है, लेकिन फिर भी इन दोनों ने आपस में सहयोग किया और एक बल क्रिएट कर दिया।
एक संतुलन के लिए, शरीर में संतुलन की बात हमेशा हम लोग करते हैं, तो यह बैलेंस, और एक्यूप्रेशर का भी यही है, हम लोग इस एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो इस बल को बैलेंस फॉर्म में अगर रहेगा तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा, और अगर संतुलित अवस्था में नहीं हुए तो ये नुकसानदेह होगा और बीमारी की बात करेगा। तो अब वात क्या करता है, तो वात का चूंकि क्रियाशील है, तो इसलिए ये जो भी आपका ग्रोथ हो रही है शरीर में और जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए वात जिम्मेदार है। यानी जो जैसे बोलते हैं, जो बोल रहे हैं, जो उसको कर रहे हैं, उसके लिए वात जिम्मेदार है। तो इसलिए वो डेवलपमेंट में सहायक है। तो इसलिए वात जो है, वात प्रबल होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो वो नुकसानदेह हो जाता है। तो ये इस संतुलन की बात इसमें कही गई। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है पित्त। पित्त क्या है, पित्त अग्नि और जल के संयोग से निर्मित हुआ। तो अब आप देखिए नेचर, हम लोगों ने पढ़ा था कि अग्नि को अगर बुझाना हो तो जल की आवश्यकता है, और जल को अगर किसी फॉर्म ट्रांसफॉर्म करना हो तो अग्नि की आवश्यकता है। हमने देखा था कि अगर आप जल को तरल है उसको आप अग्नि में लगा दें तो शायद वो तरल से भाप बन जाएगा। यानी अग्नि और जल एक दूसरे के विपरीत धर्मी हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। अग्नि को बुझा देगा जल और जल को नष्ट कर देगा, या जल के फॉर्म को रूपांतरित कर देगा अग्नि। तो लेकिन दोनों जब मिल जाते हैं, संतुलित अवस्था में मिल जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपके उस तत्व की करते हैं कि ये आपका उत्कर्ष के लिए फिर जिम्मेदार हो जाते हैं। जैसे आपके यहाँ शरीर में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो शरीर में बदलाव होते हैं, वह पित्त की वजह से होते हैं। तो ये पित्त जो है आपकी शरीर को ग्रोथ देने के लिए काम आता है, रूपांतरण करने का काम आता है। आप अगर बचपन से बाल्यावस्था से आप यौवनावस्था की ओर बढ़ते हैं तो ये पित्त के जिम्मेदार होता है। ये पित्त ही आगे जो है आपको और आगे उत्कर्ष की ओर ले जाता है। तो जैसे वहां उन्होंने ग्रोथ की बात कही थी, यहाँ आपको वो आपके ब्रेन का और सबका डेवलपमेंट भी पित्त करता है, और वो आपके रूपांतरण में सहयोग करता है। आपके बुद्धि के विकास के लिए भी पित्त की आवश्यकता होती है। तो पित्त जो है, अगर पित्त संतुलित अवस्था में, यानी अग्नि और जल दोनों संतुलित अवस्था में है, तो पित्त आपके लिए कल्याणकारी है। लेकिन यही पित्त जब अगर असंतुलित अवस्था में हो जाता है तो ये आपके अनेक बीमारियों का जनक हो जाता है। अब क्या है, अब जल क्या है, तो जल तो क्या था, तरल था। पृथ्वी क्या थी, सघन थी। पृथ्वी सघन है और जल तरल है। दोनों के कॉम्बिनेशन से एक तत्व पैदा हुआ, कफ। अब आप देखें कि जैसे उदाहरण दिया गया है यहाँ कि कुम्हार अगर पृथ्वी में यानी मिट्टी में अगर जल न मिलाए तो उसको वो बढ़िया शेप नहीं दे सकता। तो यानी पृथ्वी को जो ठोस है, जो बिल्कुल कहीं उसको मूवमेंट नहीं हो सकता, उसको जल मिला करके और उसको अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म करने में जो योगदान कफ का है, जल का है, तो जल और पृथ्वी दोनों कफ के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। तो अपने योगदान के लिए, तो ये क्या है, विकास के लिए, यानी मूवमेंट के लिए, अपनी जो अपना शेप साइज आ रहा है उसके लिए भी ये कफ जिम्मेदार होता है। यानी इसको अगर साइंस की भाषा में कहें तो एनाबोलिज्म के लिए कफ का योगदान होता है, उससे निर्माण का काम होता है। तो क्रियाशीलता निर्माण के काम में है। अब ये असंतुलित हो जाएगा तो ये बीमारी कर देगा, और संतुलित अवस्था में रहेगा तो ये जो है आपके निर्माण में आपके अधिक कार्य करेगा। ये एक संक्षिप्त एक आपकी टिप्पणी है, क्योंकि ये कफ इतना ही नहीं है, बहुत अधिक इस पर वो है, लेकिन ये संक्षिप्त में इस फर्स्ट सेमेस्टर में संक्षिप्त में कफ की और बात की और पित्त की चर्चा की गई है, ताकि ये समझ जाए कि ये बल है क्या, ये आगे दोष क्यों है, बल क्यों है, और इसके कितने रूप हैं, वो सब अलग उसमें है। अब दूसरा पॉइंट आया कि
एक सेकंड। अब हम लोग आगे बढ़े तो इसमें दूसरा पॉइंट हुआ कि जो हमारा दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हम कैसे कैसे जीवन यापन करें। क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि आयुर्वेद हमको क्या सिखाता है कि हम अपने, हमारे लिए पथ्य क्या है, ये भी था ना कि हमारे लिए पथ्यकर क्या है, हमारे लिए अपथ्यकर क्या है। ये सब हिताहितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिताहितम और मानंच तच्च यत्रोक्त मायुर्वेद समुच्यते। तो आयुर्वेद में ये सिखाया गया कि हम अपनी दिनचर्या कैसे करें, हम कैसे खाएं, हम कैसे पिए। तो इन सब की चर्चा भी हो रही है, यानी पथ्यकर और अपथ्यकर क्या है, हमारे लिए हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, उनकी सबकी बात हो रही थी। तो दिनचर्या के बारे में उन्होंने कहा कि कैसे करें। अब दिनचर्या में ये हुआ कि अब हम लोगों ने कहा था काल दिशा मन आत्मात्म, ये भी हमारे द्रव्य है। तो काल को ये माना गया कि जो काम अग्नि और वायु कर रही है, और कहीं कहीं मन भी कर रहा है। मन क्या करता है, मन और काल, मन और वायु और अग्नि, ये सब आपके विकास के लिए योगदान देते हैं। उसी तरह काल का महत्व है कि अगर काल को आपने महत्व नहीं दिया तो काल आपको नीचे गिरा देगा, और अगर काल को आपने महत्व दिया तो काल आपको ऊपर उठा देगा। यानी काल का महत्व अग्नि, वायु और मन, इन तीनों की तरह है और उसी के समकक्ष है। तो इस हिसाब से हमको ये देखना है कि 24 घंटे हमारे, जो हम लोगों ने काल को बांटा दिन में, तो इन 24 घंटों में हम अपनी दिनचर्या कैसे रखते हैं, कैसे व्यवस्थित करते हैं, ताकि हम इस काल को महत्व दें और काल फिर हमारे जीवन शैली को और हमारी व्यक्तित्व को परिमार्जित, परिष्कृत कर सके और उच्चीकृत कर सके। तो इस रूप में आप काल को, दिनचर्या को देखें कि ये काल की गणना है और काल के हिसाब से अपने को व्यवस्थित काम में रखना है। तो एक आयुर्वेदिक जैव घड़ी बनाई गई कि इसमें बांटा गया। अब ये इस आयुर्वेदिक जैव घड़ी का प्रश्न बहुत आते हैं, तो आप समझ लीजिए उसको थोड़ा। 3 बल थे, 24 घंटे थे, तो 8 घंटे में बांट दिया गया, तो 8 3 24 हो गया, यानी 8 घंटे में हम लोगों ने बांटा। लेकिन ये हुआ कि वात पित्त कफ तीनों बल तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वात में पित्त न हो, पित्त में और वात में वात न हो, वात में पित्त न हो, वात में कफ न हो, ये हो नहीं सकता। तो क्यों, हमने माना था कि सारे आपस में जुड़े हुए हैं, सारे तत्व एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, यही तो मान रहे हैं, तभी तो शरीर का निर्माण हुआ है। तो वात में वात, वात में पित्त, वात में कफ तीनों होंगे। तो उस हिसाब से जैविक घड़ी को बनाया गया। तो 8 बजे से लेकर के और शाम को, प्रातः 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक का समय जो इसमें दिया गया, वो पित्त का दिया गया। ये सवेरे जो 8 बजे से लेकर के, अगर आप समझना चाहें तो 12 बजे रात से शुरू किया गया, कि 12 बजे रात से जो शुरू हुआ वो 12 बजे से 8 घंटे का, तो 8 बजे हो गया। तो 12 बजे से रात से लेकर के और प्रातः 8 बजे का समय जो हुआ वो वात का हुआ। फिर 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय, 4 बजे शाम तक का समय पित्त का हुआ।
और फिर 4 बजे शाम से लेकर के 12 बजे रात का समय कफ का हुआ। तो इस तरह पहले वात 12 बजे शुरू किया गया, 12 बजे से 8 बजे तक वात, फिर अगले 8 घंटे में पित्त, और फिर तीसरा जो आया वो 4 बजे शाम से लेकर के 12 बजे रात तक का कफ। तो 3 बल पहले क्रिएट कर दिए, ये ऐसे कर दिया। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई कि कैसे वात और पित्त और कफ तीनों को अलग अलग बांटे। तो अब ये हुआ ठीक। तो अब 2 काम होंगे, वात में पित्त, वात में कफ, 3 होंगे। तो वात चूंकि प्रभावशाली है, तो जहां वात में वात होगा उसके घंटे बढ़ा दिए गए, उसके घंटे अब 8 घंटे हैं, तो 8 घंटे में 4 घंटे उसको दे दिए गए, और 4 घंटे में दोनों को 2 घंटे पित्त और कफ के लिए दिए गए। तो जो पहला वात में वात था, पहले वही आएगा, वात पहला है, फिर पित्त है, फिर कफ है, वही ऑर्डर रहेगा। तो वात में वात जो हुआ वो 4 घंटे का हुआ, यानी 12 बजे से लेकर के और जो 4 बजे तक का समय था वो वात में वात था। फिर वात में पित्त आया, 4 बजे से लेकर 2 घंटे का फिर हो गया समय, तो वात में पित्त आ गया। तो वात पित्त इसको कहा गया, उसको पहले कहा गया वात, दूसरे कहा गया वात पित्त, और तीसरा वात कफ हो गया, वो 6 बजे से 8 बजे तक का समय हो गया। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन 12 बजे से लेकर के 8 बजे सवेरे तक का ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब 8 बजे से शुरू करें हम लोग। अब ये पित्त का समय था, जो प्रभावशाली पित्त है इसमें, तो ये 8 बजे सवेरे से लेकर के और 4 बजे तक का शाम का समय जो है वो पित्त का था। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, तो पित्त में सबसे पहले वात आएगा, क्योंकि पहले वात क्रम में 1 वात है, तो क्रमांक 1 वात है, दूसरा पित्त है, तीसरा कफ है। तो पित्त में पहले वात आया तो फिर 2 घंटे, क्योंकि पित्त में वात आएगा तो 2 घंटे होगा। फिर पित्त में पित्त आएगा तो सबसे अधिक समय उसका चाहिए 4 घंटे, और पित्त में कफ, तो पित्त कफ 2 घंटे। तो इसलिए वात पित्त वात, मतलब पित्त पहला, पित्त डैश वात, पित्त वात का समय हुआ ये जो 8 बजे से लिया हमने 2 घंटे 10 बजे तक का समय पित्त वात हो गया। फिर इसके बाद पित्त में पित्त हो गया 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय, और उसके बाद पित्त में कफ वो हो गया 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय। इस तरह पित्त बढ़ गया। अब कफ को बांटने की बात आई, तो कफ 8 बजे, वो 2 बजे से 4 बजे शुरू, 4 बजे शाम से शुरू हो रहा है, 12 बजे तक था। तो कफ में पहले वात आएगा, कफ में वात, फिर कफ में पित्त, फिर कफ में कफ। तो कफ में वात के लिए 2 घंटे, फिर कफ में पित्त के लिए 2 घंटे, फिर कफ में कफ के लिए 4 घंटे। इस तरह वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यानी जब कफ और वात की बात आई तो वो 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का, फिर कफ में पित्त आई तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय, और फिर 8 बजे से लेकर 12 बजे समय कफ से कफ आया। तो इस तरह ये बायोलॉजिकल क्लॉक बनाई गई। एक बार इसको केवल विचार करके और पढ़ लीजिए तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वो ऑर्डर वही रखिए, वात पित्त कफ, ये पहले 12 बजे से 8 बजे तक का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर 8 से 4 बजे का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर 4 बजे से 12 बजे, ये डिस्ट्रीब्यूशन पहले हो लिया। करिए फिर कि जब वात होगा तो वात पहला फोर्स है, तो वात में पित्त, वात में कफ। तो जिसका समय हो उसको अधिक घंटे दे दीजिए, 4 घंटे दे दीजिए। तो वात में वात 4 घंटे, वात में पित्त 2 घंटे, वात में कफ 2 घंटे। फिर जब पित्त आया तो पित्त में पहले वात आएगा, फिर पित्त में पित्त आएगा, फिर पित्त में कफ आएगा, फिर कफ में क्या होगा, कफ में पहले वात, फिर कफ में पित्त, फिर कफ में कफ। बस इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और तो इस हिसाब से आपको ये दैविक घड़ी है। अब इसमें जो कहा गया कि भाई इनको कैसे आप ये करें, क्या इससे हम इस घड़ी से कैसे अपना जीवन दिनचर्या तय करें। तो वही उन्होंने कहा कि वात में क्या है, आकाश महाभूत है और वायु महाभूत है। तो यानी वायु महाभूत क्या है, वात क्या था, अभी प्रबल क्या था, वायु महाभूत क्या कर रहा था, चेष्टाओं और गतियों का संचालक था, क्योंकि मूवमेंट वही दे रहा था ना, मूवमेंट उसका काम ही मूवमेंट का था। तो वात में मूवमेंट अधिक रहेगा, यानी जो आपकी
नर्वस सिस्टम का या किसी का संचालन जो है वो जो हो रहा है वो वात की वजह से हो रहा है। तो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया मतलब यानी नर्वस सिस्टम का कंट्रोलर वात हो गया। तो हमारी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को जो संपादित कर रहा काम वो वात करा रहा है। तो वायु वात ही को, इसीलिए वात को प्रबल कहा गया कि वात को प्रबल इसलिए कहा गया कि वात संपूर्ण सृजन का आधार है, क्योंकि बिना ज्ञानेंद्रियों के कर्मेंद्रियों के हमारा कोई काम संभव ही नहीं है। तो सृजन का आधार उसी कहा गया, और इसीलिए शुरू में ग्रोथ कहा गया था कि ग्रोथ का वो आधार है। तो विभिन्न संपूर्ण क्रियाशीलता का आधार और विभिन्न कार्य प्रणालियों में घटित होने वाली क्रियाएं इसी वात के कारण संभव हो पा रही है। यही वात प्रबल है, और वात में वायु प्रबल है। ये हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए शरीर को क्रियाशील और चेतना युक्त बनाने के लिए कौन जरूरत है? वात का योगदान हो गया अपने आप ही, क्योंकि वही सबसे अधिक क्रियाशील था। तो हमको जब क्रियाशीलता की आवश्यकता होगी तो इनमें क्या कहा कि रात 12 बजे से प्रातः 8 बजे तक का समय वात का निर्धारित किया गया। कारण ये था कि क्योंकि यह माना गया था कि रात्रि 12 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय वात का समय इसलिए है क्योंकि सबसे अधिक क्रियाशीलता इसी समय हो रही है। आप आधुनिक जीवन को मत समझें, यह जैव घड़ी 600 BC की पहले की बनी हुई है, आधार वही है। तो उस आधार पर मतलब आयुर्वेदिक जैव घड़ी कंसेप्ट तो वही है। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से आप समझें कि 12 बजे से 8 बजे तक का समय वात का समय निर्धारित किया गया, क्योंकि कार्यप्रणाली विभिन्न उस समय सबसे अधिक सर्वाधिक होती थी। आज की मॉडर्न लाइफ में आप इसको मत समझिए कि 12 बजे तो आप सोना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं। वो 12 बजे वात क्रियाशीलता का समय है, तो वो उसको आधार लिया गया। फिर पित्त का समय। अब पित्त क्या करता है? पित्त जैसे हम लोगों ने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, रासायनिक क्रियाओं का आधार हो गया। तो इसने क्या किया, कि अग्नि महाभूत और जल महाभूत का इनमें समन्वय है। तो भोजन को पकाने के लिए जैसे कहा ना कि जब आप चूल्हे में आग लगा देते हैं तो सिम करते हैं, उसमें कम हो जाता है, बढ़ा देते हैं तो भोजन जल्दी पक जाता है। तो यही तो यानी पित्त की वजह से ही आपका भोजन संभव हो पाता है। नहीं तो आप, क्योंकि जो कैटेबलिज्म वाला कारण है वो सब इसमें है। कैटेबलिज्म माने जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तोड़ करके दूसरा बनाता है, वो उसका कारण यही है। तो पित्त में अग्नि है तो स्वाभाविक ऊष्मा रहेगी वही। तो भूख और प्यास, क्योंकि पित्त की वजह से ही हमारे भूख और प्यास लगती है। अग्नि तत्व तो है, वो कहती है कि हमको उसने जो पहले था उसको पचा दिया तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, क्योंकि तब वो लगेगी, अग्नि होगी तो प्यास भी लगेगी। तो यानी भूख और प्यास को उत्पन्न करने का काम किसका हुआ? पित्त का हुआ, क्योंकि अग्नि है, उसने जलाया, जो पहले रूपांतरण किया तो अब वो खत्म हो गया उसके पास, अब उसको और चाहिए। तो इसलिए भूख और प्यास को उत्पन्न करने में पित्त की भूमिका है। अब जल, क्योंकि जल और पित्त अग्नि उसके साथ है, तो अग्नि जब जल खत्म हो गया तो फिर जल की आवश्यकता और पड़ गई। तो ये जो हुआ पोषण का कार्य हुआ, यानी आपके भोजन को पचाया और आपको पोषण दिया। और पोषण किस चीज के लिए? क्योंकि हमको ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा के लिए हमने भोजन ग्रहण किया था। उस भोजन को पित्त ने पकाया, पकाने के बाद हमको भूख और प्यास लगाई, और उसके बाद हमको जो पाचन के फलस्वरूप जो ऊर्जा हुई, उस ऊर्जा को हमारे शरीर के लिए दिया ताकि हम आवश्यक कार्य कर सकें। तो पित्त के फंक्शन की वजह से हमारे शरीर में, अब वो चूंकि अग्नि है और जल है, तो क्या होगा? अग्नि की वजह से आपके जो चेहरे की आभा, जो कांति है, वो पित्त की वजह से होगी। आपके जल में, आपके जो जल की वजह से जो मृदा है, जल का एक स्वभाव क्या है? मृदु। उसका क्या है? गुण। भूत, जिसको भूत बोलेंगे या गुण बोलेंगे, वो क्या था? वो जल था। जल का क्या था? मृदु। तो जल की वजह से मृदता आई, तो जो कांति आई वो उसी कारण मृदता आई, वो हुआ। तो वो जो मेधा इसलिए आई कि पित्त की वजह से ही, तो पित्त का जहां योगदान, अग्नि तत्व तो जहां है वहां पर हमारे विचारों को परिष्कृत करता है, हमारे विचारों को
रूपांतरित करता है, बदलता है, विचार करने के लिए बाध्य करता है, तो वो पित्त की भूमिका है अग्नि की। तो अग्नि चूंकि पित्त में अग्नि है, इसलिए वो मेधा का भी जनक है। तो ये जो है, इसको क्या किया गया इन्होंने कि वो जो 8 बजे से लेकर के और 8 बजे सवेरे से लेकर के 4 बजे तक के समय पित्त कर दिया, क्योंकि इसमें रासायनिक क्रियाएं अधिक होती हैं, इसलिए उसको रखा गया। कफ, कफ तीसरा आया। कफ में क्या था? जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत है। अब देखिए, जल में क्या है, जो हमको जो विभिन्न हमारे पास ऑर्गन्स हैं उनमें क्या चाहिए? लुब्रिकेशन भी चाहिए। अब ये लुब्रिकेशन किसकी वजह से आई है? ये जल और मिट्टी या पृथ्वी जो है मिली है, उसी वजह से लुब्रिकेशन आया हुआ है, वही कफ का निर्माण करता है। तो उस कफ की वजह से लुब्रिकेशन आया, ताकि आपके सारे ऑर्गन्स शब्द न करें, आवाज न करें, और सब अपने लुब्रिकेटेड रहे, ताकि वो जहां कहीं मूवमेंट हो रहा है, जहां कहीं घर्षण हो रहा है, तो घर्षण आपको उसकी शब्द, उसका आवाज न सुनाई पड़े, तो वो लुब्रिकेशन का महत्व है। फिर आपका भोजन है, आराम से ऊपर से नीचे सरकना है, तो लुब्रिकेशन चाहिए, तो वो कफ की सहायता से लुब्रिकेशन होता है। तो यानी मूवमेंट जो देने का काम है, वो लुब्रिकेशन जो है कफ की वजह से है। तो ये कफ की वजह से क्या होगा? हमको लुब्रिकेशन मिलेगा। अब लेकिन पृथ्वी भारी है। अब भारी होने से क्या होता है? इसमें तंद्रा भी आती है, क्योंकि भारीपन है, तो भारीपन की वजह से हमको तंद्रा आती है। और चूंकि भारी था, मूवमेंट कम था, वहां वात में मूवमेंट बहुत अधिक था, इसलिए वो क्रियाशीलता को दर्शा रहा था। यहाँ क्या हुआ? यहाँ वो स्थिरता है उसमें, तो स्थिरता होने का मतलब क्या हुआ? कि हम स्थिर होना चाहते हैं, यानी सोना चाहते हैं। तो सोने का जो समय हुआ, या तंद्रा का जो समय हुआ, तंद्रा माने आधी नींद, आधी निद्रा का टाइप का है तंद्रा। तो तंद्रा जो है, तंद्रिल तब होंगे जब हम एक तो थके होंगे और स्थिर होना चाहेंगे, यानी एक्टिव नहीं होना चाहेंगे। तो हम, वो समय हमारे लिए कब का हुआ? शाम को 4 बजे से लेकर के और 12 बजे तक का हुआ। तो ये इस घड़ी के हिसाब से हम अगर अध्ययन करें, भोजन करें, दैनिक काम करें, तो शायद प्रकृति के अनुरूप, यह मैं कहना कि प्रकृति के अनुरूप रहने की बात यह है, प्रकृति से हम तादाद में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि प्रकृति का योगदान हमारे जीवन में बहुत अधिक है, तो प्रकृति के साथ साहचर्य की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस आयुर्वेदिक जैव घड़ी को पालन करेंगे, तो शायद काल भी हमारे पक्ष में होगा, अग्नि हमारे पक्ष में होगी, वायु भी हमारे पक्ष में होगी, और मन भी हमारे पक्ष में होगा, और हम लोग बेटर फंक्शन कर सकेंगे अपने जीवन में। ये उसका अर्थ है। अब दूसरा, आहार विहार निद्रा, ये सब उसके से जुड़ा हुआ है। तो आहार कहा गया, तो आहार का अर्थ क्या है? कि हमको, वहां हम लोग कह रहे थे ना, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता, ध्यान रखिए हमेशा, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम, और मानन च तत्त मायुर्वेद से उच्चतई। आयुर्वेद किसको कहते हैं? जहां पर ये सब चीज लिखी हुई हो। तो आहार क्या चाहिए? आहार के लिए कहा गया कि हित भूख, आदमी को हित भूख होना चाहिए, यानी मनुष्य को हित भूख होना चाहिए। हित भूख माने हितकारी जो चीजें हो उसको खाना चाहिए। दूसरा, मित भूख होना चाहिए। मित माने कम, मितभाषी, मित भूख होना चाहिए, यानी मित कम कम खाना चाहिए, जितने भूख हो उससे कम खाना चाहिए। और तीसरा, ऋत भूख। ऋत भूख माने जो ऋतुओं के अनुसार फल हो, सब्जी हो, वनस्पति हो, इनका आहार करना चाहिए। तो यह आहार के संबंध में एक शॉर्ट वो था। लेकिन यह है कि हम जो आहार करें वो हमको आवश्यकता है कि नहीं उसकी। क्या हमको, भाई आप गर्मी में गर्म चीज खाने लगेंगे तो आपको गर्मी बढ़ जाएगी, तो गर्मी में आप ठंडी चीज खाएंगे, पिएंगे। उसी तरह ठंडक में, सर्दी में आप गर्म चीज खाएंगे। तो उसी तरह अगर हम उसके विपरीत, तो सामान्य विशेष भी ध्यान रखिए। तो सामान्य विशेष में ही था, लेकिन वो जब सर्वदा सर्वभावानां सामानम वृद्धि कारणम,
तो जहां सभी भाव में सामान्य वृद्धि का कारण है, ह्रास हेतु विशेष, ह्रास के लिए क्या है, विशेष का सहारा लेना पड़ेगा। तो विशेष क्या है, विपरीत। तो आहार में भी आपको वो खाना चाहिए जो आपके लिए ऊर्जावान बने, जिसको और दूसरा एक तो समय, एक तो क्या खाना चाहिए और एक क्या किस समय खाना चाहिए, दो चीजें, क्योंकि ऊर्जा आपको ग्रहण करनी है। तो एक शरीर एक आपका मशीन है, वो ये समझता है कि किस समय हमको आप उसको आदत डाल देंगे तो जो आपके ब्रेन में, मन में, यहाँ मन की बात कर रहे हैं, वहां ब्रेन की बात कर रहे हैं बीएचबी में, तो ब्रेन में ये मैसेज जाता है कि हमको किस में खाना है। तो वही चीज है, मन भी यहाँ समझता है कि हमको खाना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको अगर समय से खाएंगे और सही चीज खाएंगे, रित भूख, मुद भूख और हित भूख, तीनों हितकारी हो, आपको कम खाएं, ये सब चीज खाएंगे और समय से खाएंगे। समय का, समय क्यों, काल को मत भूलिए, समय, काल माने समय, तो काल के हिसाब से अगर खाएंगे तो शायद हम लोगों को वो अधिक अच्छा लगेगा। अब संतुलित आहार में देखिए ये है, उन्होंने कहा कि जो हमारे सठ रस की बात की गई, स्वाद, ये अनेक स्वाद आप होते हैं, सबके साथ स्वाद बटे हुए हैं, तो खट्टा, तीखा, मीठा, तीक्ष्ण, नमकीन, ये सब स्वाद है। तो यानी हमको सब तरह के संतुलित आहार मतलब सब तरह के भोजन को हमको खाना है, तभी हम जो है, अगर हम किसी स्वाद विशेष पर अपने को कर लेंगे, केवल मीठा मीठा खाएंगे तो वो बीमारी हो जाएगी, केवल तीखा खाएंगे तो बीमारी हो जाएगी। यानी हमको सबका बैलेंस करके खाना है। बैलेंस की बात हमेशा की जा रही है पूरे उसमें, और हम लोग चिकित्सा में बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ इन्होंने प्रस्तुत किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा, विटामिन और रेशा तत्व और जल, ये आप लेते हैं तो उनका सबका परसेंटेज यहाँ है। कार्बोहाइड्रेट लगभग 50%, प्रोटीन 15% लगभग, फैट जो है, फैट भी 5-7% की बात है इसमें, और विटामिन्स की चूंकि 20-25% कहा है इन्होंने और रेशा तत्व कहा, तो विटामिन्स भी बहुत से इन सब चीजों में मिल जाते हैं, जो आप फल वल खाते हैं उसमें मिल जाते हैं। तो ये उसका एक परसेंटेज उन्होंने बताया कि लगभग आपको ये संतुलित आहार की श्रेणी में रखा गया है। तो इस में अब क्या है कि अगर हम इन सब के हिसाब से, अगर भोजन में हम ये सब कार्बोहाइड्रेट, ऐसा है कि केवल कार्बोहाइड्रेट न खाएं, केवल प्रोटीन न खाएं, केवल वसा न खाएं, तो इन सबको अगर आप करेंगे तो आपके जो शरीर के जो अंग है वो सब काम करेंगे। क्यों, अगर मान लीजिए आपने फैटी सब्सटेंस नहीं खाया, जैसे मान लीजिए किसी कोई कहे कि हम फैटी सब्सटेंस नहीं खाएंगे, तो अगर फैटी सब्सटेंस नहीं खाते हैं तो बाइल जूस का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो आपको कहीं ना कहीं स्टोन फॉर्मेशन में सहयोग देगा। क्यों, क्योंकि बाइल जूस आएगा ही नहीं, वो पड़ा रहेगा, कंसंट्रेट होता रहेगा, तो कंसंट्रेशन से कहीं ना कहीं वो कोई साल्ट ऐसा क्रिएट कर देगा जो ठोस होने लगेगा, तो वही आपका वो है फैटिंग, क्योंकि बाइल जूस की आवश्यकता फैट के लिए है। तो वही विटामिन का रोल आप समझ ही रहे, विटामिन ए, डी, सबका ए में आंखों के लिए है, डी में है आप करेंगे तो हड्डियों के लिए। तो इन सब के अगर विटामिन का कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा तो भी, फाइब्रस एलिमेंट अगर आप सही नहीं खाते हैं तो आप पढ़ेंगे बीएचबी में कि मूवमेंट नहीं होता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है छोटी हाथ में, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो चॉपिंग ऑफ जो कहते हैं, वहां पर दो तरह के एक्शन है, एक चॉपिंग ऑफ होता है कि उसको काटते चलते हैं, और एक मूवमेंट होते हैं, तो ये मूवमेंट और चॉपिंग ऑफ ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए रेशा तत्व की आवश्यकता है। प्रोटीन आपके शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट अगर वो नहीं होगा तो आप कैसे जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कोई कैसे फंक्शन कर पाएगा, आपसे ऊर्जा बन नहीं पाएगी। तो इन सब का रोल जो है आपके शरीर में है, और इसलिए इनको आपको इसी समय इतना ही परसेंटेज में खाना चाहिए। मैडम जो है ज्वाइन कर, मैडम ललिता का स्वागत है, आ गई है शायद वो, मैडम ललिता।
मैडम ललिता ने ज्वाइन कर लिया है। मैडम ललिता ज्वाइन किया आपने? जी सर, जी जी। अच्छा ठीक है, बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ। आगे जो है बस इसका 2 मिनट केवल है। अब ये हम लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि ये जो जैविक घड़ी है इसके हिसाब से हम भोजन, तो हमने आप बता दिया कि ये परसेंटेज हमको खाना चाहिए, लेकिन कब हम उसको खाएंगे वो समय हमको, तो वो समय उन्होंने कहा कि देखिए पित्त का समय, पित्त ही चूंकि भोजन को पका रहा है तो पित्त के समय में खाना चाहिए। पित्त 8 बजे शुरू होता है, 4 बजे तक पित्त का समय है, तो 10 से 2 का समय, तो 10 से 2 का समय वो पित्त पित्त का है। इसमें हम लोगों ने देखा जैव घड़ी में कि 10 से 2 का समय, ये देखिए 10 से 2 का समय, आयुर्वेदिक जैव घड़ी, ये पित्त का समय जो है, पित्त पित्त का समय 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का है। तो इस समय अगर हम भोजन करेंगे तो हमारा खाना अधिक बचेगा, क्योंकि पित्त इसमें प्रभावशाली है, और पित्त में पित्त है यानी पित्त प्रभावशाली है। तो इसीलिए भोजन ये इसके लिए अतः प्रातः 10 बजे से लेकर के, और ये आपको करना चाहिए। इसी तरह सायंकालिक भोजन देखिए 4 बजे से, और 4 बजे से लेकर के और रात 12 बजे तक समय कफ का है। आप इसका करेंगे तो 6 से 8 कफ में पित्त आ रहा है, यानी 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक अगर रात का भोजन आप कर लेंगे, शाम का भोजन, तो आपके लिए पित्त, क्योंकि पित्त है इसमें, कफ में पित्त है, तो पित्त आपको पचाने में सहयोग देगा। तो इसलिए यह जो है कंसेप्ट आया है कि 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये भोजन करना चाहिए, और 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का कफ पित्त के, दोनों पित्त का जरूर उसमें योगदान होना चाहिए। तो वो समय कफ पित्त का है और वो पित्त पित्त का है, ये कफ पित्त का है, तो दोनों समय पर आप भोजन कर सकते हैं, ये उचित है। यहाँ पर हम लोग विराम लेते हैं। अब हमारे बीच में ललिता जी आप उपस्थित हो चुकी हैं, और वो उनको नमस्ते सभी को। उनको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाना है, उस पर विचार करेंगी वो। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने अब खोल दिया, उनका स्वागत है, और वो अपनी बात शुरू कर सकती हैं। ओवर टू ललिता जी। नमस्ते सभी को, सबको नमस्ते सर। आइए आज हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। शरीर में सबसे बड़ा रोल है पाचन तंत्र का। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उठना बैठना चलना दौड़ना, ये सब चीजों के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी हमें खाने पीने से मिलती है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हम खाते पीते हैं वो एनर्जी के रूप में कैसे चेंज होता है, और वो खाना पीना शरीर में कैसे लगता है, और वो एनर्जी के रूप में कैसे हम शरीर को अपना चला पाते हैं एनर्जी के द्वारा। ठीक है। मनुष्य के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स और वसा के रूप में हम लोग भोजन करते हैं। ठीक है। जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें मुख्यतः 5-6 चीजें पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन। ठीक है। भोजन में ये सब चीजें होती है, और यही सब चीजें हमारे शरीर की जरूरत भी है। तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, इसे ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है। और बाकी विटामिन, मिनरल्स, ये सब है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मतलब बड़े पोषक तत्व है, और ये छोटे पोषक तत्व है। ठीक है। सभी की हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की उतना ही जरूरत है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। ठीक है। सबकी समान मात्रा में शरीर की जरूरत होती है। तो जैसे हम भोजन खाते हैं, भोजन में 5 चीजें होता है: या तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट, मिनरल्स या विटामिन। ठीक है। ये भोजन में होता है। अभी हम खाते हैं तो शरीर जो एब्जॉर्व करता है वो उसी फॉर्म में नहीं करता है, शरीर उसको चेंज करता है। कार्बोहाइड्रेट को चेंज करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ठीक है, फैट को फैटी एसिड में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में। जो शरीर
उसमें चेंज करके तब वो शरीर एब्जॉर्व कर पाता है, डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्व करता है वो, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ये होता है, पाचन तंत्र का मतलब ये होता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, छोटे छोटे टुकड़ा करके उसको पचाना, ठीक है, उसको पचाना, ठीक। अब पाचन तंत्र के कार्य, 4 कार्य मुख्यतः: पाचन, श्रवणन, शोषण और उत्सर्जन, ठीक है। जो पाचन है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पढ़ना ये पड़ता है कि खाने को कैसे पचाते हैं, पचाने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, और कब कहाँ क्या पचता है, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद है सिक्रेशन। सिक्रेशन में हम ये देखेंगे कि शरीर में कौन से अंग में, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से अंग में क्या क्या सिक्रेशन होता है, जैसे HCl का सिक्रेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, कितनी मात्रा में होता है, पाइल जूस का सिक्रेशन कैसे होता है, लार का सिक्रेशन कैसे होता है, ठीक है, इसमें हम ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। उसके बाद है शोषण, एब्जर्वेशन। एब्जर्वेशन सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि सब कुछ तो हम खा तो लेते हैं, डाइजेशन भी हो जाता है, लेकिन उसको एब्जर्व नहीं कर पाता है, ऑर्गन उसको एब्जर्व नहीं होता है, या फिर एब्जर्व करना, खाए पिए को एब्जर्व करना ही सबसे बड़ा कार्य है। नहीं तो फिर शरीर में लगता ही नहीं है, खाते पीते रहते हैं, डाइजेशन भी अच्छा होता है, एब्जर्व नहीं होता है, और जिसके कारण शरीर लगता ही नहीं है, ना मोटा होता है आदमी, ना मजबूत होता है, ना उसका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ठीक है। तो एब्जर्व होना भी बहुत बड़ा काम है। फिर है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन जिसे कहते हैं। उत्सर्जन मतलब होता है बाहर निकालना, मतलब जो भी है, जो हम खाए पिए, जितना होना था डाइजेशन वो डाइजेशन हो गया, जितना एब्जॉर्व होना था वो एब्जॉर्व हो गया। इतना कुछ कार्य होने के बाद जो शरीर में वेस्ट चीज होती है, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसका भी बाहर निकालना उतना ही आवश्यक होता है, ठीक है, नहीं तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम एक मशीन की तरह है, ठीक है। धीरे धीरे किसी चीज को हम डालते हैं, फिर वो अपना प्रोसेस होते होते आगे जाती है, ठीक है, डाइजेशन होता है, फिर जो अच्छा चीज है वो एब्जॉर्ब होता है, जो खराब चीज है वो बाहर एक साइड निकलता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखते हैं कि मुख्य जो अंग होता है वो मुंह के द्वारा हमारा एनस तक जाता है। सबसे पहले मुंह आता है, जिसे माउथ कैविटी कहते हैं, फिर नीचे आता है एसोफेगस, ठीक है, एसोफेगस से लगा हुआ स्टमक होता है, स्टमक के बाद ड्यूडेनम होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक भाग है, ठीक है, स्टमक से जुड़ा हुआ ड्यूडेनम होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का एक भाग है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, जेजुनम है, इलियम है, ठीक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट का नाम है एनस, जिसके द्वारा बाहर निकल जाता है। तो हम एक एक चीज को आज देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। मुख्य रूप से ये होता है कि जो हम खाए उसको ब्रेक डाउन करना, हाइड्रोलिसिस करना, मतलब ब्रेक डाउन करना, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी खाए है उसको डाइजेशन कर, उसको ब्रेक डाउन करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है, जो बचा उसको एक्सक्रीशन करना होता है, ठीक है। ये सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं पाचन, पाचक अंग जिसे कहते हैं डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या क्या है, देखते हैं। पहला है मुख गुहा, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मतलब माउथ कैविटी भी कहते हैं उसे, या वकल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। मुख गुहा की बाहर की ओर, सबसे पहले मुख गुहा की बाहर की ओर पेयर ऑफ लिप्स, जो कि जैसे ही हम खाना खाए, वैसे तो खाना खाने में हमारे पांचों ज्ञान इंद्रिय की जरूरत होती है: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ठीक है। सभी ज्ञान इंद्रियों की भी जरूरत होती है। हाथ से हम लोग खाते हैं, आंख से देखकर खाते हैं। खाना जब भी खाना चाहिए, पांचों ज्ञान इंद्रिय को एक जगह करके खाना चाहिए, ठीक है। हाथ से खाना चाहिए, आंखों में देखकर खाना चाहिए, ठीक है। तो जीभ में जैसे ही हम खाने के बारे में सोचते हैं तो जीभ में पानी आ जाती है, जीभ में लार आ जाता है, ठीक है। जीभ भी है उसमें, आंख, कान, नाक, सुनते हैं कि आज अच्छा बना है, तो फिर जैसे ही हम सुनते हैं कि आज अच्छा बना है, तो फिर अलग तरह की लार का सिक्रेशन होने लगता है, ठीक है। तो इसमें पांचों ज्ञान इंद्रिय की जरूरत है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मुख गुहा के बारे में, मुख गुहा में क्या आता है। तो सबसे पहले लिप्स आता है, वन पेयर लिप्स जो होता है। खाना हम जैसे ही खाए, तो खाना को जैसे खाए मुंह में लेंगे, अगर लिप्स नहीं रहता तो खाना बाहर आ जाता, ठीक है। इसीलिए लिप्स का होना इतना जरूरी है। जैसे ही हम मुंह में रखे खाना, अब वो दांतों का काम है उसको चबाना, लिप्स है इसीलिए वो खाने को बाहर गिरने नहीं देता है, ठीक है। तो सबसे पहले है लिप्स,
और ये क्या होता है, मनुष्य के इच्छा पर निर्भर होता है। ये वॉलेंट्री मसल्स होता है जो मनुष्य इसे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अपने इच्छा अनुसार लिप्स को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। मुख गुहा में 2 संरचनाएं हैं जो भोजन की लुगदी बनाने में सहायक है। अब आते हैं मुख गुहा में क्या क्या आता है। 2 चीजें आती है इसमें मुख्य रूप से। एक अभी पढ़ेंगे हम लोग दांत के बारे में और फिर जीभ के बारे में, ठीक है, जो मुख गुहा के अंदर आता है। दांत, लिप्स का काम तो हो गया, भोजन को अब हम लोग मुंह में रख दिए। अब आगे का काम है दांत का करना। क्या करना है, तो दांत का काम है काटने का, फाड़ने का और पीसने का, ठीक है। अब देखते हैं कि कितने प्रकार के दांत होते हैं और कौन सा दांत क्या करता है। तो दांत हमारे 32 दांत होते हैं। एक यंग आदमी को 32 दांत होते हैं। पहले तो दूध के दांत आते हैं, 20 दांत आते हैं, जो कि सारे टूट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है, जो परमानेंट होता है, जो अस्थाई दांत होता है, वो 32 होता है। किसी किसी में 28 भी होते हैं। तो 32 और किसका 32 और कौन सा दांत नहीं होता है जिसकी वजह से 28 है या फिर 32 से पढ़ते हैं उसके बारे में। सबसे पहले है इंसाइजर, जो सामने की 4 दांत है। जो सामने बड़ी बड़ी 2 दांतें दिखती है हमारी, उसके बगल में और 2 दांत होती है, ऊपर 4 और नीचे 4। जो सामने दिखती है चारों, ऊपर नीचे मिला के वो 4 4 ऊपर होती है और 4 नीचे होती है। इसे इंसाइजर कहते हैं, ठीक है। इंसाइजर दांतों का काम है किसी चीज को काटना। जैसे ही हम कुछ लेते हैं तो सबसे पहले काटते हैं, उसे इंसाइजर कहते हैं। ऊपर 4 होते हैं, नीचे 4 होती है। जो दिखती है हमें चारों, सबसे पहले जो दिखती है और सामने दिखती है वो इंसाइजर है। उसके बाद आता है केनाइन। केनाइन 4 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे। केनाइन उसे कहते हैं जिससे हम गन्ना उन्ना फाड़ते हैं ना, किनारे किनारे रहता है 4, जो बिल्लियों का होता है, ठीक है। उसे केनाइन कहते हैं। ये ऊपर 2 और नीचे 2 होता है, 4। ये थोड़ा चुप चुप मतलब ज्यादा चुप नुकीली होती है, ठीक है। ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। उसके बाद है प्रीमोलर। प्रीमोलर हमारा होता है 4 इधर और 4 इधर, 8, ठीक है। 4 ऊपर और 4 नीचे। प्रीमोलर पहले आता है, इसलिए ये प्रीमोलर है। फिर आता है मोलर। मोलर हमारे होते हैं 6 6 12, नीचे 6 और ऊपर 6, ठीक है। 12 हमारा मोलर होता है। जो मोलर दांत है वो 25 साल में, 28 दांत है ना, ये 28 तो आ जाते हैं, लेकिन और 4 मिला के 32 होगा। तो जो मोलर वाला दांत है वो 25 साल के बाद ही आता है, जिसे अक्कल दांत भी कहते हैं, ठीक है। तो किसी किसी का ये नहीं भी आता है, किसी किसी का 28 ही दांत रहता है, ठीक है। तो उसमें मोलर दांत नहीं होते हैं 4, ठीक है। ये ये है दांत। और दांतों में जो स्थित है, दांत जहाँ पे स्थित है उसे कहते हैं जबड़ा यानी जॉ। एक ऊपर जबड़ा है, एक नीचे जबड़ा है, ठीक है। ऊपर के जबड़े को कहते हैं मैक्सिलरी जॉ, नीचे के जबड़े को कहते हैं मैंडिबल जॉ। जो ऊपर का जबड़ा होता है वो स्थिर होता है, अस्थाई होता है। जो नीचे का मैंडिबल जो होता है वो मूवेबल होता है, मतलब वो मूव होता है। ऊपर का जबड़ा नहीं होता, बस नीचे का जबड़ा होता है, ठीक है। ये दांतों का काम हो गया। सबसे पहले होंठ का काम देख लिया, उसके बाद दांतों का काम है काटना, फाड़ना और पीसना, ठीक है। काटने का काम है इंसाइजर का, फिर केनाइन का काम है फाड़ना किसी चीज को, प्री मोलर और मोलर का काम है पीसना, ठीक है। अब दांत के बारे में देख लिया, अब देखते हैं जीभ के बारे में। ये फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो विशेषकर स्केलेटल मसल्स द्वारा संचालित होती है। इसकी ऊपरी सतह पर, डोर्सल सतह पर स्वाद ग्रंथियां होती है। जीभ में स्वाद ग्रंथियां होती है, ठीक है, जिसके कारण हमें खट्टा मीठा कड़वा का पता चलता है कि भोजन कैसा है, ठीक है। इसकी ऊपरी सतह पर स्वाद ग्रंथियां मौजूद है जिन्हें विशेष संवेदी अंग के साथ वर्णनित किया जाएगा। तो स्पेशल सेंस ऑर्गन है। आंख कान नाक जीभ त्वचा में से एक जीभ ऐसा है जो कि स्पेशल सेंस ऑर्गन है, ठीक है। जीभ का काम क्या है, ग्रीन्ड होते भोजन को निगलने के लिए बोलस का रूप देता है। भोजन को चबा लिए, अब चबाया हुआ भोजन को आगे भेजने का काम करता है जीभ, ठीक है। और
क्या काम है, स्वर यंत्र को उत्पन्न आवाज को अक्षर में बदलता है। स्वर यंत्र, यहाँ पे एक स्वर यंत्र होता है जिसे कहते हैं, जिसे लेरिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। स्वर यंत्र को लेरिंग्स भी कहते हैं। उसको जैसे हम आवाज निकलता है ना, हमारे शरीर मुंह से आवाज निकलता है, उस आवाज को ऐसे शब्द के रूप देता है जीभ, शब्द का रूप। अगर कोई तुतलाता है तो मतलब कहीं ना कहीं उसका जीभ में परेशानी हो सकती है, ठीक है, ताकि वो स्पष्ट नहीं बोल पाता, ठीक है। तो इसका जीभ का काम एक है निकलते आवाज को अक्षरों के रूप देना। उसके बाद है भोजन को लार में लपेटना। जीभ ही है जो भोजन को लार में लपेटता है, उसके बाद लुगदी बना के अंदर की ओर भेजता है। जीभ ऐसे, जीभ से ही हम लोग किसी चीज को अंदर निकलते हैं, ठीक है, ये जीभ का कार्य है। फिर है भोजन को ग्रिंड करते हुए लार में लपेट लुगदी को फेरिंग्स में किया जाता है। हमारे मुंह से एक मुंह से ऐसे करके नली जाती है, एक नाक से जाती है, से जाती है उसे नेजोफेरिंग्स कहते हैं, और मुंह जाती है उसे ऑरोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। ऑरोफेरिंग्स को ही इसोफेगस कहते हैं आगे चल के, ठीक है। ऑरोफेरिंग्स से आगे ये ग्रिंड हो गया मुंह से, अब मुंह से वो ग्रिंड हुआ भोजन चला जाता है हमारा ऑरोफेरिंग्स में, ठीक है। ऑरोफेरिंग्स से बलपूर्वक लुगदी भोजन नली में भेज दिया जाता है। ऑरोफेरिंग्स के बाद जो आता है एसोफेगस में भेज दिया जाता है, ठीक है, जिसे ग्रास नली कहते हैं। अब हम देखते हैं मुंह में ना हमारे बहुत से लार निकलते हैं, मुंह में ही होता है, ओरल कैविटी के अंदर ही आता है। मुंह में जो लार निकलता है उसके बारे में देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे एसोफेगस में क्या क्या कैसे होता है। पाचन तंत्र में पहला पाचक रस जो 3 भांति की लार ग्रंथियां निकलता है, ग्रंथियों से निकलता है। 3 प्रकार के लार ग्रंथियां होता है। पहला होता है पैराटोइड ग्रंथियां, फिर सबमैंडिबुलर ग्रंथियां, सब लिंगुअल ग्रंथियां, ठीक है। ये एक एक जोड़े में होता है, ठीक है। जो सबलिंगुअल है वो बहुत सारे होते हैं और ये मुंह में ही होते हैं, जबड़े के अगल बगल, ठीक है। ये सारे ग्रंथियां मुंह में ही है और ये लार निकलता है, इसलिए वो लार ही भोजन को मिलाता है, लार मिलाता है भोजन को डाइजेशन करने के लिए। भोजन का जो रूप है उसको चेंज करवाता है लार ही, ठीक है, और उसको लुगदी बनाता है अच्छे से। जैसे हम खाना बनाते हैं पानी की जरूरत होती है, उसी तरह हमारी लार ही है जो कि भोजन को मिलाती है, आगे भेजती है और, ठीक है, भोजन को पचाती है। तो एक दिन में कम से कम हमारे मुंह से 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है और खाना खाते समय उसकी मात्रा बढ़ जाती है। हमेशा लार निकलती है हमारे मुंह से, लेकिन खाना खाते समय उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये जो है ना लार का कॉम्पोजिशन है कि लार क्या क्या होता है। जल होता है, अकार्बनिक तत्व और जल जल और ठोस, दो तरह का उसमें, मतलब जो लार है उसमें 2 तरह, हाँ, जितने भी कॉम्पोजिशन आप देखेंगे 2 चीज होगा, जल और ठोस, अकार्बनिक चीजें और कार्बनिक चीजें। कार्बनिक में आ गया प्रोटीन, एंजाइम, ठीक है, ये सब चीजें, और अकार्बनिक में सोडियम, कैल्शियम, ठीक है। लार का पीएच 6.3 से 6.8 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। लार एसिडिक है, इसीलिए लार का काम एक ये भी है कि जो आया भोजन उसमें अगर कुछ बैक्टीरिया, वायरस, ऐसा खराब चीज है तो उसको वो नष्ट कर देता है, और वो नष्ट तभी कर पाएगा, आग ही किसी चीज को जला पाता है। इसीलिए लार का पीएच एसिडिक होता है, ताकि वो जो भी खराब चीज है उसको वो जला पाए, नष्ट कर पाए, ठीक है। लार का पीएच होता है 6.3 से 6.8। इस पीएच पर एंजाइम टाइलिन भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ये जो लार है, लार में एक प्रकार का टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है, टाइलिन एंजाइम। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम खाना खाए ना, चावल खाए, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देता है माल्टोज में। वो उसका नाम है टाइलिन एंजाइम। सबसे पहले मुंह में ही, हम ये कह सकते हैं कि हमारा मुंह में ही ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, मुंह में ही पचना खाना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम खाए मुंह से ही हमारा खाना पचना शुरू हो जाता है, और वो करता है, टैलिन एंजाइम है एक प्रकार का जो लार में होता है, ठीक है। और ये ग्लूकोज को पचाता है, ग्लूकोज को चेंज करता है माल्टोज में, ठीक है।
यह हाइड्रोलिसिस अमाशय में 4 pH तक चलते रहती है। ब्रेक डाउन का काम हमारे स्टमक तक चलती है, ठीक है, और pH 4 तक, 4 pH तक, ठीक है। लार में मौजूद एंजाइम माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कर, अब फिर लार में माल्टेज एंजाइम भी है, ठीक है। लार में पहला देखिए हम लोग टाइलिन, फिर है माल्टेज, ठीक है। माल्टेज क्या करता है, जो हम लोग देखे ना कार्बोहाइड्रेट को जो माल्टोज में चेंज किया वो टाइलिन है, और उस माल्टोज को चेंज करेगा वो माल्टेज है, ठीक है। ये माल्टोज को चेंज कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है। और ग्लूकोज क्या होता है, मीठा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो गया और वो ग्लूकोज में चेंज हो गया। कैसे हुआ, पहला तो टाइलिन एंजाइम के कारण हुआ, दूसरा माल्टेज एंजाइम के कारण, ठीक है। जो टाइलिन है वो कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर दिया माल्टोज में, और माल्टोज को चेंज कर दिया ग्लूकोज में। माल्टोज को जो ग्लूकोज में चेंज किया वो है हमारा माल्टेज एंजाइम, ठीक है। और ग्लूकोज हमें क्या करना है, हमें पाचन तंत्र में हमें यही तो पढ़ रहे हैं कि कैसे हम चेंज करेंगे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में। तो हम कह सकते हैं कि मुंह में हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यदि रोटी को टुकड़ों को ज्यादा देर तक चबाया जाए तो वो हल्की मिठास लगती है, ग्लूकोज मीठा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया मुंह का काम, और आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकंड मैडम, ऐसा देखिए, ये जो आप देखे होंगे कि माल्टेज और माल्टोज, जहां ओज लिखा हुआ हो, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, वहां वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। और जहां पर एज लिखा हो, माल्टेज और भी आगे आएंगे, वो सब एंजाइम है। और एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये जहां एज बहुत आएगा आगे, ट्रांसफरेज, ये सब तमाम आएगा। तो जहां एज लिखा हो, ASE लिखा हो, वो प्रोटीन है, एंजाइम। और जो माल्टो ओज लिखा हो, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म है। बस उसी के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये। ठीक, आइए मैडम। जी मैडम। अब आगे देखते हैं एसोफेगस के बारे में, भोजन नली। मुंह के बारे में पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं एसोफेगस। एसोफेगस जो है हमारा वो बेलनाकार होता है, 23 सेंटीमीटर होता है, मतलब 22 से 24 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। जिसकी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में असंख्य म्यूकस ग्रंथियां मौजूद है। जब बोलस इस ट्यूब में आता है तो म्यूकस की सहायता से आसानी से नीचे उतरता है। म्यूकस मतलब एसोफेगस के जो अंदरूनी दीवार है ना, उसे एपिथेलियल कहते हैं, एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। उस अंदरूनी दीवार को एपिथेलियम कहते हैं। और उसमें ना म्यूकस होते हैं बहुत सारे, जैसे आप लोग देखे होंगे कोई वीडियो में, ठीक है। उसमें म्यूकस होता है, ताकि म्यूकस मतलब उसमें चिपचिपापन होता है और कुछ रेशेदार होता है जो खाना को आगे भेजता है, जो भोजन जो जो लुगदी बना है उसको आगे भेजता है, ठीक है। बोलस ट्यूब में आता है तो म्यूकस की सहायता से आसानी से नीचे की ओर उतरता है। बोलस के नीचे उतरने हेतु भोजन नली में एक वेव आती है, ठीक है। भोजन पानी की वेव है, पानी जैसे पानी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो अपना वेव के अनुसार जाती है, ठीक है। उसी तरह खाना जब आगे जाती है तो एक वेव उत्पन्न होता है, उसी वेव के कारण खाना और तेजी से आगे जा पाता है। 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो आगे जाता है। उस वेव का नाम है प्रोपल्सिव वेव, जो कि एसोफेगस में होता है, ठीक है। बिना बोलस के भोजन नली की दीवारों में चिपक जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि खाने को हमेशा चबाकर खाना चाहिए। अगर वो बोलस खाने को नहीं चबाए, ऐसे निगलते गए, तो वो बोलस नहीं बन पाता और कहीं ना कहीं वो अटक जाता है, एसोफेगस में अटक गया, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर वो बोलस नहीं बनेगा तो खाना कहीं भी अटक सकता है। और बोलस बनाने के लिए हमें खूब खाने को खूब चबाना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब वो इसोफेगस से आगे चली गई, खाना कहाँ पे जाती है, स्टमक में, ठीक है। भोजन नली डायफ्राम के नीचे एक थैलानुमा अंग है, थैला जैसा अंग है, ठीक है। अमाशय से खुलती है। ये फाइब्रो इलास्टिक एवं मस्कुलर अंग है, जिसका आकार और क्षमता भिन्न भिन्न होती है। आकार इस सभी मतलब आकार मतलब सबका आकार तो वही होता है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों में छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है। बड़े व्यक्तियों में बड़ा होता है, छोटे बच्चों में छोटा होता है। सामान्यतः ये अंग्रेजी के जी अक्षर आकार का है, ठीक है। 1.5 से 2 लीटर क्षमता वाला थैला है।
1.5 से 2 लीटर ही ये खाने को रख सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। जिसकी एपिथेलियम में गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती है। एपिथेलियम जो होता है ना, मतलब उसका अंदरूनी दीवार, स्टमक का जो अंदरूनी दीवार है उसमें कुछ ग्रंथियां होती है, ठीक है। इन ग्रंथियों में 3 भांति की कोशिकाएं हैं। एपिथेलियल में बहुत सारा ग्रंथियां होती है, जिसमें इन ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं, ठीक है। पहला है म्यूकस सेल, पेप्टिक सेल और ऑक्जेंटिक सेल। ये तीनों प्रकार के सेल कहाँ पाए जाते हैं? स्टमक के म्यूकस में, ठीक है। स्टमक के एपिथेलियल लेयर के ग्रंथियों में पाया जाता है 3 प्रकार के सेल। पहला है म्यूकस सेल, जिससे म्यूकस स्रावित होता है। वो म्यूकस इसलिए स्रावित होता है ताकि वो भोजन को चिपचिपापन दे पाए। और जो हाइड्रो आगे देखते हैं, बताते हैं और भी क्या काम है म्यूकस का। फिर है पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल से एंजाइम स्रावित होता है, ठीक है। ये पेप्टिक सेल ना प्रोटीन को डाइजेशन करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पेप्टिक सेल। इससे एक पेप्टिक सेल से जो सिक्रेशन होता है उसे कहते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिन, पेप्टिक सेल से जो सिक्रेशन होता है उसे पेप्सिन एंजाइम कहते हैं, ठीक है। फिर है ऑक्जेंटिक सेल। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है। स्टमक में सबसे मुख्य चीज जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि हाईली एसिडिक होता है और वो खाने को अच्छे से और पचाता है, ठीक है। तो पहला है म्यूकस सेल, पेप्टिक सेल और ऑक्जेंटिक सेल। जो म्यूकस सेल है उससे म्यूकस स्रावित होता है। जो पेप्टिक सेल है उससे पेप्सिन स्रावित होता है, एंजाइम है वो एक प्रकार का। जो ऑक्जेंटिक सेल है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सिक्रेशन होता है, ठीक है। आमाशय में हमारा जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन हुआ ऑक्जेंटिक सेल से। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच होता है ना, लगभग 4 से कम और कम हो जाता है, 3 भी चला जाता है, ठीक है। तो ये इतना हाईली एसिडिक होता है, अगर ये बाहर शरीर में लगाया जाए या फिर बाहर एक बूंद भी गिर जाए तो वो शरीर को जला देता है। तो अंदर क्यों नहीं जलता है? इतना हाईली एसिडिक होने के बावजूद भी यह स्टमक को नहीं जलाता है, नहीं जला पाता। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे म्यूकस है, यहाँ पे म्यूकस सेल होता है, जिससे म्यूकस स्रावित होती है और उसी म्यूकस के कारण वो जला नहीं पाता है। वो उस जगह को चिपचिपा बना के रखता है ताकि ये हाईली एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको जला ना पाए। ये म्यूकस का कारण होता है, ठीक है। म्यूकस के रहने के कारण ही वो जला नहीं पाते हैं। अब देखते हैं हमारे आमाशय के कार्य। भोजन का संग्रह करना, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का सेवन करना, मतलब गैस्ट्रिक जूस मतलब डाइजेशन के लिए जितना जूस है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करना। आंशिक जल, ग्लूकोज एवं लवण मात्रा को शोषण करना, मतलब कुछ मात्रा में यहाँ पे इसका एब्जॉर्वेशन भी होता है। आमाशय में एब्जॉर्वेशन भी होता है किस किस चीजों का? तो जल का भी होता है, ग्लूकोज का भी होता है और लवण का भी होता है, ठीक है, कुछ मात्रा में। अब देखते हैं गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन। इसमें जल ठोस होता है, अकार्बनिक होता है, ठोस में म्यूसिन है, एंजाइम है, फिर सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फेट, ये सब है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम मात्र प्रोटीन अणु की हाइड्रोलिसिस करता है। पेप्सिन एंजाइम कौन सिक्रेशन करता है? तो पेप्टिक सेल करता है, और वो पेप्टिक सेल स्टमक में है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम मात्र प्रोटीन अणु की हाइड्रोलिसिस करती है, मतलब प्रोटीन को चेंज करता है पेप्सिन एंजाइम जो है। और आगे हम लोग देखे टाइलिन और माल्टेज, वो कार्बोहाइड्रेट को चेंज किया, और ये देखेंगे जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को चेंज करेगा, ठीक है। प्रोटीन अणु की हाइड्रोलिसिस करके लगभग 15% एमिनो एसिड फ्री कर देता है, मतलब ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है लगभग 15% पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय का विशेष सिक्रेशन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कार्य, मुंह से आए भोजन को जीवाणु से मुक्त करना, मतलब जो भी हम खाए उससे कुछ भी अगर थोड़ा भी है जीवाणु या फिर कुछ भी ऐसे बाहर का भी खा लेते हैं कभी कभी, तो उसमें कुछ भी बैक्टीरिया वायरस हो तो वो जीवाणु रहित करते हैं, क्योंकि वो हाईली एसिडिक होते हैं। हाईली एसिडिक होने के कारण वो चीजों को जला देती है, जो उनका वेस्ट चीज होता है, ठीक है। तो वो जीवाणु मुक्त भी करती है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय करती है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो पेप्टिक सेल से जो पेप्सिन
निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है, पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। स्टार्क ग्रेन के चारों ओर सेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है, उसे गलाकर स्टार्च को स्वतंत्र करता है। स्टार्च ग्लूकोज ही होता है एक प्रकार का। ठीक है, स्टार्च किसी किसी तत्वों में पाया जाता है, भोजन खाते हैं ना, किसी किसी तत्वों में पाया जाता है, उसको भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको चेंज करता है। ठीक है, एक सेकंड मैडम, ऐसा है ऐसा है कि जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन की बात कर रहे हैं, तो ये वर्चुअली जो पहले बॉडी में रहता है वो निष्क्रिय इसलिए रहता है कि पेप्सिनोजन के रूप में रहता है, ताकि उसको अगर मान लीजिए सेल में और किसी भी सेल में हो और वो पेप्सिनोजन वहीं पर मौजूद है, तो वो क्या कर रहा है, प्रोटीन को खत्म कर रहा है ना, तो इसलिए वो निष्क्रिय रखा जाता है ताकि वो सक्रिय में बाद में बदले जब आवश्यकता हो। अदरवाइज वो क्या करेगा, वो सेल को नष्ट कर देगा, क्योंकि अमीनो वर्चुअली सारे के सारे सेल का जो कंस्ट्रक्शन है वो बना हुआ है उससे, प्रोटीन से। तो अगर प्रोटीन को उसमें हाइड्रोलिसिस करने लगेगा तो वर्चुअली पेप्सिन वो उसी सेल को नष्ट कर देगा। तो इसलिए पेप्सिनोजन उसको निष्क्रिय अवस्था में रखा जाता है और बाद में सक्रिय में बदल देगा, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ये कारण है उसका, निष्क्रिय अवस्था में रहता है पहले से। जी ठीक मैडम। अमाशय से भोजन तरल रूप में ही बाहर निकल सकता है। अमाशय के निकास द्वार पर पाइलोरस है जो सर्कुलर मसल्स फाइबर से बने होने के कारण एक एक वल्व की भांति कार्य करता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। जो हमारा अमाशय है ना, अमाशय से भोजन वो तरल रूप में आ गया, अमाशय तक इतना तरल हो जाता है। ठीक है, अगर अमाशय के नीचे की ओर ना एक पाइलोरस नाम का एक वॉल्व होता है जिसे द्वार कहते हैं। ठीक है, वो अमाशय में जो भोजन है वो तरल है। ठीक है, अगर ये द्वार नहीं रहेगा ना तो वो भोजन आगे आ सकता है, इसीलिए ये द्वार रहता है ताकि वो भोजन वहां पे रहे। पाइलोरस है जो सर्कुलर मसल्स फाइबर से बने होने के कारण एक बॉल्व की भांति कार्य करता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है और प्रोपल्सिव वेव के साथ ये तरल आगे ड्यूडेनम को सौंप दिया जाता है। या अमाशय में भी प्रोपल्सिव वेव उत्पन्न होता है इस ताकि वो भोजन को स्टमक से ड्यूडेनम में भेज पाए। ठीक है, और स्टमक में 3 से 4 घंटे रहती है। ठीक है, इसीलिए अक्सर हमें 4 घंटे बाद भूख लगती है थोड़ा सा। इसके बाद आगे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से खाना भेज दिया गया ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पहला भाग का नाम है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग का नाम है ड्यूडेनम, बीच का नाम है जेजुनम और फिर इलियम। ठीक है, तो जो ड्यूडेनम पार्ट है वो हमारा स्टमक से लगा हुआ होता है। ठीक है, सबसे पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 2.5 से 3 मीटर लंबी और फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब 3 भागों में बटी है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, इस ड्यूडेनम की संरचना जरा सॉलिड जैसी है, क्योंकि इसे अमाशय से आते तेज प्रवाह को झेलना है और फिर तरल अम्लीय है। ठीक है, ड्यूडेनम में पित्ताशय से बाइल और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आती है, ड्यूडेनम में ही आती है। यहाँ पे पिक्चर देखेंगे आप लोग पेज नंबर 41 में, यहाँ पे एक ऐसा बनाया गया है ड्यूडेनम को ताकि गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में आके मिलता है। ठीक है, और ये फिर भोजन को पचाता है, चेंज करता है। ठीक है, अब ये बाइल जूस का कॉम्पोजिशन है कि बाइल जूस में क्या क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। म्यूकस, जो बाइल जूस है उसमें देखिए म्यूकस है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, फैटी एसिड है और एल्कलाइन फॉस्फेटेज है। और इसमें जो कार्बनिक तत्व है इसमें बाइल सॉल्ट है और बाइल पिगमेंट। बाइल जूस का रंग बाइल पिगमेंट के कारण सुनहरा पीला होता है। बाइल जूस का कलर
ठीक है। बाइल जूस है ना, उसमें एक पिगमेंट होता है, कहीं भी ना कलर है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि शरीर का कलर मेलानोसाइट सेल होता है, मेलानिन पिगमेंट के कारण शरीर का रंग काला या गोरा होता है। उसी तरह हर जगह पिगमेंट है शरीर के अंदर। जो बाइल जूस में जो पिगमेंट है, उसी पिगमेंट के कारण बाइल जूस का कलर पीला या हरा दिखता है। इसका पीएच एल्कलाइन होता है। जो बाइल जूस है उसका पीएच एल्कलाइन है। इसमें महत्वपूर्ण तत्व बाइल सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम, ग्लाइको ग्लाइको लेट। ग्लाइकोलेट, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, जो छोटी आंत इंटेस्टाइन में मौजूद भोज्य तरल की सतह पर तैरते हुए वसा अणुओं को सरफेस टेंशन लो करके इन्हें तरल की निचली परतों में खींचकर लाइपेज एंजाइम को इनकी हाइड्रोलाइसिस कर सकने का अवसर प्रदान करते हैं। मतलब जो बाइल जूस में जो बाइल बाइल आती है, गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस आती है, उसका काम ये है फैट को फैटी एसिड में चेंज करना, मतलब फैट को डाइजेशन करना। और वो फैट को डाइजेशन करती है। वो क्या करती है, फैट जो है वो ऊपर की ओर तैरती है। फैट क्या है, तेल है एक प्रकार का, जो ऊपर की ओर तैरती है। बाइल जूस उसे पकड़ कर ला के वो, अगर बाइल जूस ना रहती तो उसका डाइजेशन नहीं हो पाता। बाइल जूस उसको नीचे करके अच्छे से नीचे खींच के लाके उसको लाइपेज लाइपेज एंजाइम की मदद से उसको फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है। ठीक है, आप लोग ये फिगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाइल जूस का फॉर्मेशन लीवर में होता है। ठीक है, बाइल जूस जो बनता है जहाँ पे, वो लीवर में ही बनता है। गॉल ब्लैडर में सिर्फ वो इकट्ठा होता है और कंसंट्रेट, मतलब वो बनने का काम है लीवर में, रहने इकट्ठा होने का काम है गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर ही उसको कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है कि बाइल जूस को कितना गाढ़ा पत्ता होना चाहिए और कितना भोजन कर रहे हैं उस भोजन में कितना डालना चाहिए हमें बाइल जूस। ठीक है, तो इसका काम ये जो कितना डालना चाहिए, कितना कंसंट्रेट करना चाहिए, इसका काम है गॉल ब्लैडर का। और लीवर का काम है केवल बाइल जूस का निर्माण करना। मानव शरीर में यकृत सबसे बड़ी जूस स्रवण करने वाली ग्रंथि है। ठीक है, लीवर एक बहुत बड़ा केमिकल फैक्ट्री है। बाइल जूस यकृत से निकलकर पास ही पित्ताशय में एकत्र रहता है। यहाँ बाइल जूस थोड़ा सांद्र होता है, मतलब ज्यादा थोड़ा जो लीवर है वहां पे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट होता है। यहाँ बाइल जूस थोड़ा सांद्र होता है, और जब ड्यूडेनम में वसा युक्त तरल आता है तभी ये सिकुड़कर बाइल जूस को ड्यूडेनम में छोड़ देता है। ठीक है, बाइल जूस के अलावा लीवर के और क्या क्या कार्य दिखते हैं। बाइल जूस बनता है लीवर में, इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर के द्वारा ही ड्यूडेनम में छोड़ा जाता है बाइल जूस को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा लीवर का और क्या क्या कार्य है। लीवर इतना बड़ा ग्लैंड है, एक ग्लैंड की तरह कार्य करते हैं, केमिकल फैक्ट्री भी इसे कहते हैं। आइए देखते हैं इसका और क्या काम है। छोटी आंत से शोषित होकर भोजन तत्व रक्त के माध्यम से यकृत में आते हैं। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का एब्जॉर्वेशन होता है, और वो एब्जॉर्ब होकर छोटी आंत से डायरेक्ट जाती है लीवर में। ठीक है, तो छोटी आंत से जो एब्जॉर्ब किया हुआ भोजन है वो लीवर में आती है। छोटी आंत से शोषित भोजन तत्व रक्त के माध्यम से ये लीवर में आते हैं। इन शोषित हुए तत्वों को जीवाणु रहित, ये भी अब लीवर का भी ये काम है कि जो भी और थोड़ा बहुत भी अगर उसमें जीवाणु वाणु है तो वो जीवाणु रहित करता है लीवर। ठीक है, स्टोरेज, आंत से आए भोजन तत्वों से मुख्यतः ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, मिनरल्स और विटामिन को संग्रह करता है। ठीक है, जो भी हम विटामिन इतनी चीज खाए, एब्जॉर्ब होता है कि नहीं, विटामिन मिनरल्स जो भी एब्जॉर्ब होता है वो सारा लीवर के पास जाता है और लीवर उसे स्टोरेज करता है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है ग्लूकोज में। ठीक है, वो शरीर के लार करती है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। अब इस ग्लूकोज को शरीर में जितना जरूरत है, ग्लूकोज से ही एनर्जी बनती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कैसे सेल में जाकर वो एनर्जी बनती है। तो ग्लूकोज से जो एनर्जी बनती है, बनने के बाद जो ग्लूकोज बच जाती है वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होती है लीवर में। ठीक है, बची हुई ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होती है लीवर।
लीवर में, ठीक है। तो लीवर का एक कार्य है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करना, और मिनरल्स और वाटर को, मिनरल्स और विटामिन को भी वो इकट्ठा करके रखता है, संग्रह करता है। फिर है तीसरा काम है मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना और बनाना, किसी भी चीज का मेटाबॉलिज्म करना, ठीक है। मतलब उसको ब्रेक डाउन किए, फिर नया चीज है, जो नया चीज बना उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। फिर है डिटॉक्सिफिकेशन, अमोनिया जैसी विषैली गैस को यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया एक बहुत विषैली गैस है, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ये मतलब ये होता है कि उसका विषीकरण जो है, उसका विषीकरण को कम करना, चेंज करना, विषीकरण को चेंज मतलब विष को भी वो खत्म कर सकती है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण करना, हम लोग ब्लड चैप्टर में पढ़े थे प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण करना, क्या क्या एल्ब्यूमिन, ये सब पढ़े थे ना, एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन है एक प्रकार का। तो ये सभी प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण भी करता है लीवर, ठीक है। शरीर के तापक्रम को नियमित करने में मदद करता है, क्योंकि लीवर एक प्रकार का केमिकल फैक्ट्री है, उसमें वो बहुत गर्म, मतलब उसमें बहुत तरह के चीजें सिक्रेशन होता है, वो शरीर को मेंटेन भी रखता है कि कब कितना करना चाहिए, इसीलिए ये शरीर को मेंटेन भी रखता है कि शरीर को गर्म रखना है या ठंडा रखना है, लीवर पर डिपेंड है। ये रेगुलेट करता है, मतलब गर्म और ठंडा को रेगुलेट करता है कि गर्म, ज्यादा गर्म है तो बॉडी को ठंडा किया जाए, ठंडा है तो गर्म किया जाए। उसके बाद है भ्रूणावस्था में और आवश्यकता पड़ने पर एडल्ट लाइफ में इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन करता है। जब बच्चा पेट में होता है, जब उसका बोन मेरो का विकास नहीं होता है, तब उसका, हम लोग पढ़े थे कि ब्लड का निर्माण जो है, ब्लड सेल का निर्माण वो बोन मेरो में होता है। लेकिन जब बच्चा छोटा है, अगर उसका बोन मेरो का विकास नहीं हुआ है, उस टाइम उसका ब्लड सेल का निर्माण लीवर में होगा, ठीक है। और उसमें कुछ लीवर में ब्लड भी हमारा इकट्ठा रहता है, शरीर में जब जरूरत पड़ती है, खूब ज्यादा ब्लीडिंग हो गई तो लीवर उसे देती है, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे आगे चाइनीज एक्यूप्रेशर में कि लीवर ही सबको ब्लड देती है, लीवर को मदर कहा जाता है, ठीक है। फिर है उत्सर्जन, अघुलनशील बिलिरुबिन को कंजुगेट करके घुलनशील बिलिरुबिन को के रूप में बाहर करना, ठीक है, उत्सर्ज करना। लोग पढ़े थे आगे कि जैसे ब्लड सेल है, ब्लड सेल मर जाती है, ठीक है, उसके बाद वो लीवर में जाती है, लीवर उसे ऐसे बाहर नहीं निकलता है, उसको वो अघुलनशील होता है, वो उसको लीवर उसको घुलनशील बनाता है, ठीक है। फिर है ये हो गया लीवर का कार्य। हम लोग क्या क्या देख लिए, मुंह के बारे में पढ़ लिए, इसे फेगस में आ गया खाना, उसके बाद स्टमक में आ गया, स्टमक से ड्यूडेनम में आ गया। अब ड्यूडेनम में ही दो चीजों का दो प्रकार के गैस, दो प्रकार के जूस वहां पे मिलती है, एक बाइल जूस, दूसरा पेंक्रियाटिक जूस। तो हम लोग बाइल जूस के बारे में देख लिया, अब देखते हैं पेंक्रियाटिक जूस। ड्यूडेनम, ये भी ड्यूडेनम में ही छोड़ती है, ठीक है। पेंक्रियाज ग्रंथि अमाशय के नीचे ड्यूडेनम के लूप में फंसी हुई है, जिसमें लगभग 2 से 3 लीटर स्राव प्रतिदिन निकलता है। पेंक्रियाज से 2 से 3 लीटर पेंक्रियाटिक जूस का स्राव होता है, ठीक है। पेंक्रियाज में क्या क्या होता है देखते हैं पेंक्रियाटिक जूस में। कार्बनिक 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 में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन आंशिक रूप में संश्लेषण होता है। एंजाइम्स होते हैं इसमें पेंक्रियाटिक जूस में, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है। एनालेज, लाइपेज, प्रोटोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। ये सब क्या करता है ना, फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है, फैट का डाइजेशन होता है, ठीक है। इस जूस, पैंक्रियाटिक जूस में सबसे महत्वपूर्ण बाइकार्बोनेट आयन है, जो अमाशय से आए अम्ल तरल को हल्का क्षारीय बनाता है। अमाशय, जब अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो उसके पीएच को चेंज करता है। लेकिन अब खाना जैसे जैसे आगे जाएगा, बाइल जूस भी उसको एल्कलाइन में बाइल जूस एल्कलाइन होता है, तो ड्यूडेनम क्या करेगा, ड्यूडेनम में जैसे ही खाना आया तो वो अपना बाइल जूस डालता है और उसको एल्कलाइन करता है। पेंक्रियाटिक जूस भी एल्कलाइन करता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा। अन्यथा पेंक्रियाटिक जूस एवं इंटेस्टाइनल जूस में मौजूद एंजाइम हाइड्रोलिसिस का कार्य नहीं कर सकते, वो क्षारीय बनाता है, ठीक है।
पैंक्रियाटिक एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को 80-90% हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। यहीं पे ड्यूडेनम में ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का 80 से 90% ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, अपने अपने रूप में चेंज हो जाते हैं, फैट को फैटी एसिड में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। यहाँ तक आते आते इंटेस्टाइन तक आते आते 80 से 90% तक डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं, इंटेस्टाइन भी अपना जूस स्रावित करता है जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। छोटी आंत की संपूर्ण लंबाई में स्थित बर्नर्स ग्लैंड होते हैं। ठीक है, ये इंटेस्टाइन ग्लैंड लगभग 1 से 1.2 लीटर जूस प्रतिदिन स्रावित करते हैं। ठीक है, ये हो गया इंटेस्टाइनल जूस, इसमें भी कार्बनिक तत्व होते हैं। इंटेस्टाइनल जूस वे सभी अंतिम एंजाइम मौजूद है जो बचे हुए भोज्य पदार्थों को हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। इंटेस्टाइनल जूस का लास्ट काम ये है कि जितना भी बच गया है उसको अब अच्छी तरह से ब्रेक डाउन करना। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस में सभी अंतिम एंजाइम मौजूद है जो बचे हुए भोज्य पदार्थों को हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ये एंजाइम आंत के ब्रश बॉर्डर पर मौजूद होते हैं जहां न्यूक्लियोप्रोटीन के पाचन हेतु संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं। जैसे हम लोग देखे ना कि एसोफेगस में अपना एक म्यूकस होता है रेशेदार, स्टमक में भी होता है, उसी तरह इंटेस्टाइन में भी होता है, एक ब्रश नुमा आकार होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे जूस निकलती है इंटेस्टाइनल जूस। बाकी जो बचे जितना होना था 80-90% ड्यूडेनम में हो गया, बाकी जो बचता है कि अब भोजन को ब्रेक डाउन, जो भी थोड़ा बहुत बचता है वो बाकी इंटेस्टाइनल जूस उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं इंटेस्टाइनल मूवमेंट। आगे आगे मैडम कल हाँ, अब समय हो रहा है ना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अभी इंटेस्टाइन तक पहुंच गए हैं और ज्यादा नहीं है, फिर कल हो